स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे रखे किसी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हम लोग जो है डेली एसएससी जीडी के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम लोग एजुटेरिया का 5000 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न वाला एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में यानी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आज उसका चौथा पाँचवा दिन है। तो दोस्तों आज हम लोग सेट 3 का प्रश्न करने वाले हैं। तो आपको पास सामने आ गया है सेट 3 का प्रश्न, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था भारत में सहायक संधि। और सबसे पहले इसको बता दें कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता ये नहीं है दोस्तों कि इसमें देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है उसमें। सही बात है, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी बात सही है। और देशी रियासत की विदेशी नीति जो कंपनी के अधीन होगी, ये भी बात सही है। लेकिन देशी रियासत के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं होगी, बल्कि वहाँ के राजा के द्वारा उसका शासन होगा, ये इसका बात गलत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो आपको बता दें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो आपको 1878 में लाया गया था और वो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। आपको बता दें लॉर्ड लिटन ने ही इसको लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इसके तहत जो है कार्रवाई की गई थी समाचार पत्र, उसका नाम है भारत मिहिर। आपके पास ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, भारत मिहिर यहाँ पे लिखा है, भारत मिहिर। इसी को आपको कार्रवाई किया गया था इस समाचार पत्र पर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित की गई थी। नाम आ गया क्या चीज, इंडिपेंडेंस। तो ये जो दोस्तों है इंडिपेंडेंस, वो मोतीलाल नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो है वो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। आपके पास मद्रास प्रेसिडेंसी है, मुंबई है, बंगाल है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो बाल हत्या प्रथा हुआ था वो आपको बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, बंगाल, इसी में सबसे ज़्यादा बाल हत्या प्रेसिडेंसी में हुआ था, बहुत ज़्यादा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, ये याद रखिएगा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, मौलवी, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी जो है इनके द्वारा ही रेशमी रुमाल षड्यंत्र को रचा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो कांग्रेस अधिवेशन का नाम जो है नागपुर अधिवेशन है। ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, नागपुर अधिवेशन। यहीं पे असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो हुआ था पारित किया गया था, ये आपको बता दें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी सही नहीं ये बताना आपको। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि ये एक बंद तंत्र नहीं होता, ये खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। और इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और इसकी कार्यशील इकाई भी होती है। ये तीनों सही है, लेकिन ये 1 नंबर ऑप्शन जो है वो कथन सही नहीं है पारिस्थितिक तंत्र के विषय में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो प्रसिद्ध जो जैविक हॉट स्पॉट है वो पश्चिमी घाट है, मुंबई वाला क्षेत्र जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जैविक हॉट स्पॉट के लिए। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो चक्र है जल चक्र, ऑप्शन नंबर बी है वाटर साइकिल। तो इसमें सबसे ज़्यादा सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने संघ में, अपने जो संघ था उसमें भिक्षुओं को यानी स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति जो दी थी वो आपको वैशाली में दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा दोस्तों। याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी जो है स्त्री को प्रवेश की अनुमति दिए थे, वो भी वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापायंत्र होता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो है सुबह में, मॉर्निंग में और रात में यानी दोपहर में जो भी आपका डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप बता दें कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। आपको बता दें एक 3 जनवरी याद रखेगा, एक 4 जुलाई याद रखेगा। तो ये दोनों दिन जो होता है 3 जनवरी और 4 जुलाई, यहाँ पे आपको उपसौर और अवसर की घटना होती है। तो सबसे ज़्यादा इसका अर्थ हो जाएगा कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, लगभग 14.71 करोड़ होती है दूरी किलोमीटर में दोस्तों। तो इतना दूरी होती है 3 जनवरी को, जो कि सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है,
कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? सबसे ज़्यादा जो विनाश करने वाली भूकंप तरंगे है ये आपको एल तरंगे है। ऑप्शन नंबर सी एल। एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, ये सुमेलित कौन सी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कि रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच में, नहीं दोस्तों, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको बता दें। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा पहले थी लेकिन अभी नहीं है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये भी आपका सुमेलित नहीं है। मैग्नॉट रेखा दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये सही है बिल्कुल। आपको बता दें दोस्तों कि मैग्नॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, याद रखिए जर्मनी प्लस पोलैंड, इसके बीच में आपको है हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मैग्नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी होती है? तो आपको बता दें अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हिमालय दोस्तों भारत पाकिस्तान भारत नेपाल में ये सब जो है आपको फैला हुआ है। करा क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? तो आपको बताना है दोस्तों कि आपको ये बता रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर या बी देख सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपको बता दें संविधान सभा का गठन 1946 में जब इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा दोस्तों 24 अगस्त 1946 यानी 1946 में इसको अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको कौन सा कथन सही है, कथन सही का बताना है आपको। तो दोनों ही कथन सही है, एक और बी, यानी कि ऑप्शन सी देखिए कैसे है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपको बता दें जब राज्य में सही तरह से शासन कायम नहीं होता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उससे संबंधित जो संसद में जो है संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून जो है वो प्रभावी रहता है, कायम रहता है। तो इसलिए दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? आर्टिकल 54 यानी 54 का संबंध जो है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है आपको अनुच्छेद 54 से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। कौन सा कथन गलत है? तो आपको बता दें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के द्वारा पुनर्नियुक्त किया, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये कथन दोस्तों गलत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वित्त आयोग के बारे में जो है कथन पे आपको विचार करना है। वित्त आयोग में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है दोस्तों। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, नहीं दोस्तों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और चार सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ए गलत है यानी कि आपका 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर जो है दोस्तों इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत करता है, ये सही बात है, राष्ट्रपति के आदेश पर ही इनका तय करता है कार्यकाल। तीसरा, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है आपके ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण कौन सा है? यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति कौन से मात्रात्मक उपकरण है? तो आपको बता दें तीनों ही हैं दोस्तों, यानी वैधानिक तरलता अनुपात है, कैश रेशियो रिजर्व है और खुले बाजार की क्रियात, यानी 1 2 3 तीनों ही आपको आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लागू किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का
कौन सी समिति FRBM अधिनियम से सम्मिलित है? तो आपको बता दें FRBM जो है ये एक्ट आया था 2003 में, और ये NK सिंह समिति से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, NK सिंह समिति, इन्हीं के आपको इस समिति के द्वारा सिफारिश पे FRBM अधिनियम 2003 में लाया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।